हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ेंगे यूनिट 4 का पार्ट 1। इसमें हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होती है, यानी कि प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट एस्टिमेशन है वो क्या होता है, कैसे इसे लगाया जाता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विद इन इट्स डिफाइंड स्कोप। यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट को जो भी स्कोप उसको सोचा गया है उसको ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड होगा, मतलब कि कितने पैसों की जरूरत आपको होगी किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसका पर्पस देखें तो इसका पर्पस यही होता है कि अगर आप पहले से ही देख लेते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उसका टोटल कॉस्ट क्या आएगा, तो आप बजट अच्छे से बना पाते हैं, आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर पाते हैं और जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है उसको लिमिट में रखते हुए चलते हैं। तो अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो यही है कि किसी भी प्रोजेक्ट को बजट में लेके चलता है, जो भी रिसोर्सेज एलोकेशन है उनको अच्छे से करवाता है और फाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए आपको क्या करता है, कम आपको बताता है, मतलब रिड्यूस करता है आपकी फाइनेंशियल रिस्क को, क्योंकि पहले से ही आप सारी प्लानिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके, यानी कि जब हम कॉस्ट एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो हम उसमें किस किस एलिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके लेबर कॉस्ट आती है, यानी कि जो भी आपके एम्प्लॉय हैं या लेबर लेबर हैं, आप उनकी सैलरी कितनी दे रहे हो, कितना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। मटेरियल और इक्विपमेंट आता है, कौन कौन से मटेरियल ला रहे हैं, आप कहाँ से ला रहे हैं, इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। फैसिलिटीज़ में भी पैसे जाते हैं, जैसे कि आप किसी ऑफिस स्पेस को रेंट पे ले रहे हो या किसी वर्क एरिया को रेंट पे ले रहे हो तो वहाँ पे भी आपको पैसे देने होते हैं। वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, किसी भी पेमेंट को आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बाहर से किसी की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसको भी पैसे देते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क में क्या होता है कि अगर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आपके पास आ जाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट बनाते टाइम आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ चैलेंज आ गया जहाँ पे आपको पैसे खर्च करने पड़े, तो वो भी यहाँ पे क्या आता है, इसी एलिमेंट्स में आता है। मतलब जब आप कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रख के चलते हैं कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आ गया तो वहाँ पे भी हमें कॉस्ट को क्या करना है, अपने पैसों को बचा के रखना है ताकि हम वहाँ पे उन्हें लगा सकें। तो ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। किसी भी प्रोजेक्ट में कॉस्ट एस्टिमेशन जो हम कर रहे हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो यही है कि आप एक्यूरेट प्लानिंग कर पाते हैं, सबसे पहले तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि टास्क क्या होगा, कौन कौन से रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। आप जो भी काम होता है उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, मतलब कि अगर आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी उनको आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में पहले डिवाइड कर लेंगे और फिर उन प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे। जैसे कि अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं क्या करूँगी कि रिक्वायरमेंट्स उसकी चेक करूँगी, उसका डॉक्यूमेंटेशन करूँगी, फिर जो भी मेरा वेंडर होगा या डेवलपर होगा उसको बुलाऊँगी। तो यहाँ मैंने क्या किया, अपने बड़े प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन कर लिया और लास्ट में क्या होता है कि जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट जो है वो बन जाए। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस आती है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट में मार्जिन आप अच्छे से रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, अकाउंट्स फॉर बोथ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। आपने दोनों के लिए ही पैसे बचा के रख लिए कि एक्सपेक्टेड खर्चे मेरे ये होंगे और ऐसे खर्चे भी होंगे जो मैंने सोचे नहीं है, तो वो भी हमारे कॉस्ट से ही चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है आपके प्रॉफिट मार्जिन में से बजट ओवररन्स। मतलब ये कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया और आपने उसके लिए पैसे रखे ही नहीं थे तो क्या होगा, आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो बजट लेके चले थे उससे ज्यादा तो खर्चा कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी आपका हेल्प करता है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, आप क्लियरली आपको पता होता है मेरा टास्क क्या है, टाइमलाइन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज या कैपिटल हम लगा रहे हैं वो एफिशिएंट हो और अननेसेसरी जितने भी खर्चे होते हैं उनको आप अवॉइड कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, अब क्या है, आपने जो भी कॉस्ट बनाया, जो भी कॉस्ट एस्टिमेशन किया वो आपने अपने क्लाइंट को बता दिया, जिससे क्या हुआ, क्लाइंट को ट्रस्ट हुआ कि ये तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट करके चल रहे हैं, तो आगे क्या होगा कि वो क्लाइंट दोबारा आपसे काम करवाना चाहेगा। लास्ट में आता है आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है बिजनेस की, क्योंकि आप प्रोजेक्ट को टाइम पे दे रहे हैं, जितना बजट आपने लिया था उसी बजट पे आप बना के दे रहे हैं, तो क्लाइंट क्या होते हैं, खुश होते हैं, रेपुटेशन बनते हैं आपके बिजनेस की। अब आता है प्रोसेस कौन कौन से यूज़ होते हैं जब आप कॉस्ट एस्टिमेशन को डेवलप कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला आता है कि आप एस्टिमेट पर्पस देखते हैं।
मतलब कि आपका पर्पस क्या है? ये सबसे पहला तो हमारा यही है कि हमें गोल पता होना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल और स्कोप है वो हमें पता होने चाहिए और स्पेसिफाई हू विल रिसीव द एस्टीमेट। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम एस्टीमेट बना रहे हैं इसको कौन रिसीव करने वाला है। डेवलप अब आपने क्या किया यहाँ पे पहले पर्पस देख लिया, अब आप उसका प्लान बनाते हैं। प्लान में हम क्या करते हैं, जो भी आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन टीम होती है वो फॉर्म बनाती है, एक डिफाइन करती है कि आपकी अप्रोच ये रहेंगी, टाइमलाइन ये रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रहेगी। फिर आप क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं इंडिपेंडेंट कॉस्ट एस्टिमेशन को। अब आता है आप कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे। प्लान हो गया, अब हम बताएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हम यहाँ पे लेने वाले हैं। जैसे कि आप बेसलाइन देंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब जो भी प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट पे, उसका बेसलाइन डिस्क्रिप्शन आप बताएंगे कि ये वाला डिस्क्रिप्शन है, इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। जो भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होंगी, टेक्नोलॉजी होगी, शेड्यूल होगा, वो सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर देते हैं। अब आता है आप अप्रोच देखते हैं कि मुझे इसमें अप्रोच कौन सी यूज़ करनी है। तो अप्रोच हमने जैसे अभी डिस्कस किया था कि वर्क को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। बड़े काम को छोटे-छोटे काम में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद उस पे काम करेंगे, ठीक है? देखेंगे कि कौन-सा मेथड अच्छा है किसी काम को करने के लिए। आप रूल्स और असम्पशन्स को लेके चलते हैं, ठीक है? आप देखते हैं कि आपको क्या-क्या इंक्लूड करना है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और क्या-क्या उसमें से हटाना है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्टेन डेटा। अब जब आपने ये सारे जो भी स्टेप्स थे इनको पूरा कर लिया तो अब आपके पास क्या आ गया, ऑब्टेन डेटा आ गया, आपके पास डेटा आ गया। इससे क्या हुआ, आपने कलेक्ट और एनालाइज कर लिया कि मेरा कॉस्ट रिलेटेड डेटा क्या क्या होगा। ठीक है, जो भी आपके कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे वो सब आपने आइडेंटिफाई कर लिए। तो ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आप डेवलप करते हैं, यानी कि डेवलप पॉइंट एस्टिमेशन। इसमें हम क्या करते हैं, वही जो वर्क को ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसके एलिमेंट को, उस पे कितनी कॉस्ट लगेगी। मतलब ये कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था कोई, इसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो अब आप इस पर्टिकुलर पे देखेंगे कि इस पे कितना कॉस्ट एस्टिमेशन लगेगा और इस पे कितना लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडक्ट। कंडक्ट क्या होता है, कंडक्ट सेंसिटिव एनालिसिस। मतलब ये कि टेस्ट करोगे आप हाउ कॉस्ट चेंज विद इनपुट्स, डिफरेंट इनपुट। मतलब ये कि अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसपे मैंने ये वाला इनपुट दिया तो मेरे को इतने पैसे लगेंगे, इतना कॉस्ट जाएगा। इतना ये वाला इनपुट दिया तो इतना कॉस्ट जाएगा। मतलब आप अलग अलग इनपुट्स पे चेक करते हैं कि मेरे को कॉस्ट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं उसमें। आप क्रिटिकल कॉस्ट फैक्टर जो होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कंडक्ट करते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, यानी कि जो भी आपके रिस्क आ सकते हैं कॉस्ट में, शेड्यूल एंड टेक्निकल एक्सपेक्ट, ये सब चीज़ों को आप पहले से एक्सेस करके रखते हैं और फिर उनसे रिलेटेड आप क्या कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं कि अगर ये रिस्क आते हैं तो हमें इसे कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट द एस्टिमेट। अब एस्टिमेट आपने जो भी बनाया है, जो भी चीज़ें आपको पता चली हैं उसका आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड बना के रखेंगे, ताकि आप जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप बता सकें, दिखा सकें, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब आता है कि प्रेजेंट एस्टिमेट टू मैनेजमेंट। अब जो आपने रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है, जो भी डेटा आपने लिया है, सब चीज़ें जो आपने तैयार की हैं उसको आप क्या करेंगे, अप्रूवल लेंगे अपने मैनेजमेंट से कि हम जो है ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, ये कॉस्ट एस्टिमेशन हमने बनाया है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या हम इसको फाइनल कर दें। तो वो क्या करेंगे, आपको अप्रूवल दे देते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका अपडेट। अपडेट क्या है कि जब आप उन्हें दिखा रहे थे, उन्होंने अगर कोई भी चेंज आपको बताए कि ये चेंज करो कॉस्ट एस्टिमेशन में, तो आप उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर जो रिकॉर्ड होता है उसको अपडेट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें टेक्निक कौन कौन सी यूज होती है। तो टेक्निक क्या है, कॉस्ट एस्टिमेशन प्रिडिक्ट द बजट नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। आपने क्या किया, जो भी आपके कॉस्ट लगेगी किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, वो आपने क्या किया, पहले से प्रिडिक्ट कर लिया। इससे क्या होता है, एक्यूरेट एस्टिमेट हेल्प इन प्लानिंग एंड अवॉइडिंग फाइनेंशियल रिस्क। आपने एक्यूरेट प्रिडिक्शन अगर कर लिया तो आपको कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं आएगा। अब इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं जो कि इसमें हमें काम में हम लेते हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एनालॉगी एस्टिमेट होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हाट, व्हेन और फिर उसका एग्जांपल। व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट में हम क्या देखते हैं कि जो भी पास्ट में हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं जो कि अभी हमारे करंट प्रोजेक्ट से सिमिलर हैं, उससे हमने क्या एस्टिमेट लिया था। ठीक है, इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमने पास्ट में कोई वेबसाइट बनाई थी जो कि 10,000 रुपए की बनी थी, ठीक है, मतलब कॉस्ट आपका 10,000 आया था, और आपको अभी भी एक वेबसाइट ही बनानी है जो कि बिल्कुल वैसी ही है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हो सकता है इस बार भी जो कॉस्ट आएगी वो 10,000 के आसपास ही आएगी। अब व्हेन का क्या है, व्हेन मतलब ये कब करते हैं आप, ये काम आप करते हैं अर्ली स्टेजेस में, व्हेन लिमिटेड डिटेल्स आर अवेलेबल। जब आपके पास जो डिटेल्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं,
तो आप क्या करते हैं यहाँ पे वो कर देते हैं एनालॉगियस एस्टिमेशन को यूज़ करते हैं कि हाँ, हमारा पिछले जो प्रोजेक्ट थी उसमें इतनी एस्टिमेट आई थी, तो इस बार भी ऐसे ही कुछ आएगी। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिकल। यहाँ पे क्या होता है कि आप एग्जाम्पल से पहले व्हाट देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम जो हिस्टोरिकल डेटा होता है एंड मैथ मॉडल्स जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं ताकि हम एक्यूरेट एस्टिमेशन लगा सकें। अब हमारे पहले वाले में हमने क्या किया था, हमने सिर्फ आइडिया लगाया था कि इसके आसपास आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्यूरेट बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने प्रिडिक्ट कर दिया कॉस्ट बेस्ड ऑन ट्रेंड फ्रॉम 50 पास्ट प्रोजेक्ट। आपके पास क्या है कि 50 पास्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पे आप काम कर चुके हैं, तो अब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा जो भी डेटा था उनका, उससे जब आप मैथ मॉडल्स में आप उसको डालेंगे तो आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि हमारा जो अभी काम है उसमें हमें क्या होने वाला है, कितने कॉस्ट एस्टिमेशन हमारी जाने वाली है। यहाँ पे आप सिर्फ आइडिया लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, काफी बड़ा डेटा ले रहे हैं और फिर उस डेटा से आप क्या कर रहे हैं, मैथ मॉडल्स का यूज करके आप एक्यूरेट एस्टिमेट निकाल रहे हैं। अब आता है बॉटम अप। बॉटम अप में क्या करते हैं, हम ब्रेक्स प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल टास्क। अब आपने क्या किया, जो बड़ा प्रोजेक्ट था आपका, इसको स्मॉल टास्क में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और अब आपने क्या किया, दोनों का अलग अलग, इसका एस्टिमेट निकाला और इसका एस्टिमेट निकाला। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने क्या किया, कैलकुलेटिंग कॉस्ट फॉर डिज़ाइन। अब आपको कोई वेबसाइट बनानी है मान लीजिए, तो आपने क्या किया, डिज़ाइन का कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर लिया, फिर कोडिंग का कर लिया, फिर टेस्टिंग का कर लिया सेपरेटली कि डिज़ाइन के टेस्टिंग में कितने पैसे लगेंगे, कोडिंग के जो टेस्टिंग है उसमें कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या की, ब्रेक डाउन कर लिया बॉटम अप, यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, बॉटम से अप कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ों का एस्टिमेशन लगा रहे हैं और उसके बाद फाइनल का एस्टिमेशन लगाएँगे, ठीक है? अब आती है टॉप डाउन, मतलब अब आप टॉप डाउन में क्या करेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे। पहले ओवरऑल का एस्टिमेशन लगा लेंगे और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करते हुए चलेंगे। जैसे मान लिया पहले का जो ओवरऑल है वो 10 आ रहा है, तो अब आप नीचे क्या करेंगे कि अच्छा इसका 5 आएगा और इसका 5 आएगा। ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है, हो सकता है 3 और 7 भी आए, अलग-अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है 3 पॉइंट एस्टिमेशन। 3 पॉइंट में क्या है, हम 3 सिनेरियो यूज़ करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। अब इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है, ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम 6 से, ठीक है। अब ये कब यूज़ किया जाता है, जब आपके पास जो टास्क हो वो अनसर्टेनिटी के होते हैं, मतलब आपको पता नहीं होता कि हमें कैस कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है, टॉप डाउन जाना है, बॉटम अप जाना है, हिस्टोरिकल डेटा से निकालना है या फिर खुद से आइडिया लगाना है। जब आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती ना, तब आप 3 पॉइंट एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। लास्ट आता है रिजर्व एनालिसिस। इसमें क्या होता है, एड्स एक्स्ट्रा फंड फॉर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, जिसके बारे में हमने सबसे स्टार्टिंग में बात की थी। क्या कि हो सकता है हमारी जो ऐसी भी एरर्स हों जहाँ जो कि हमने सोची नहीं है, जहाँ पे हमारे पैसे जा सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं अपने जो भी पूरा बजट है उसका थोड़ा पार्ट, ताकि जब आपके पास क्या हो, अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाए तो आप उसमें भी पैसे लगा सकें। एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, जो आपका 10% था बजट का वो आपने उठा के साइड में रख लिया इमरजेंसी के लिए, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अब हम वर्किंग कैपिटल समझेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में क्या है, फंड्स यूज्ड फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि जब आप किसी बिजनेस को चला रहे हैं तो डेली जो आपके पास ऑपरेशंस आते हैं उसमें जिन फंड्स की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके। अब वो कौन कौन से होते हैं, सैलरी देना हो गया, रॉ मटेरियल्स निकालना हो गया, बिल जमा करने हो गए, ये सारे हमारे किस में आते हैं, वर्किंग कैपिटल में। इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी आपकी शॉर्ट टर्म फंक्शनैलिटी है उसमें आप क्या करें, स्मूथ रहें। एग्जाम्पल, मनी नीडेड टू पे सप्लायर वाइल वेटिंग फॉर द कस्टमर पेमेंट, यानी कि आपने कोई रॉ मटेरियल मंगाया तो आपको क्या करना होगा, उसके पैसे तभी के तभी देने होंगे, और हो सकता है कि आपके कस्टमर ने तब तक पेमेंट ना किया हो, तो ऐसे में आपके पास क्या होता है, ये वर्किंग कैपिटल काम आता है। मतलब ये कि आपने पैसे को बचा के रखा हुआ है ताकि आप आगे के प्रोजेक्ट में उसे लगा सकें जब तक कि कस्टमर आपको पैसे नहीं दे देते। इसके अंदर क्या होता है, यही होता है कि आप क्या करते हैं, कवर करते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस को, मतलब वो एक्सपेंसेस आप कवर करके चलते हैं जो आपको बार बार करने पड़ते हैं।
अब इसमें क्या है, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश शॉर्ट टर्म फोकस, मतलब यही है कि शॉर्ट टर्म के लिए ही ये यूज किए जाते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब आपके डेली में जो खर्चे आएंगे उनको आपको निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इम्पोर्टेंट क्यों है ये, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इम्पोर्टेंस यही है कि आप कैश फ्लो को मेंटेन रख पाते हैं। ठीक है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, कस्टमर ने आपको पैसे दिए, आपने फिर सप्लायर्स को या जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी दे दी, बिल जमा कर दिए, तो ये सारी चीजें कैश फ्लो हो रहा है, आपके पैसों का आना जाना अच्छे से मेंटेन रहता है। बैलेंसेस प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस शॉर्ट टर्म डेब्ट्स, मतलब ये कि आप क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें, और शॉर्ट टर्म में जो भी डेब्ट्स आ रहे हैं उन सब में आप जो ऑपरेशनल डिस्टरबेंस होती है उनको अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी डिले, आपने बहुत सारी कंपनी सुनी होंगी ना कि यहाँ पे तो सैलरी इशू बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे यही होता है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने वर्किंग कैपिटल को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यही होता है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है, और इसमें क्या होता है, जो भी आपके टाई द करंट एसेट्स, जो भी आपके एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं, उन दोनों को आप क्या करते हैं, मैनेज करके चलते हैं साथ साथ में। अब इसमें टाइप्स हम देख लेते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट मतलब टोटल, ग्रॉस का क्या मतलब होता है, टोटल वैल्यू फॉर करंट असेट्स, यानी कि कैश, इन्वेंटरी, रिवर्सिबल, जो भी आपके करंट असेट्स है उनकी टोटल वैल्यू। ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या होता है, मेजर टोटल शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, जो भी शॉर्ट टर्म के रिसोर्सेज होते हैं आप उनको मेजर करके चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने क्या क्या सोच लिया कि 10 लाख जो है मेरे पास कैश है और इन्वेंटरी अलग से है, तो ये क्या है, आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, अभी जितने एसेट्स मेरे पास हैं। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, मतलब ये है कि अभी मेरे पास कितनी सारी चीजें हैं और उसमें से मुझे माइनस करनी होंगी कि कितनी सारी चीजों में मुझे पैसे देने हैं। इसका मतलब अगर अगर अभी आपके पास 10 रुपए है, तो आप क्या कह रहे हैं कि मेरे पास अभी करंट असेट्स कितना है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना है, 10 रुपए। तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि मेरे पास प्रॉफिट 10 रुपए है, नहीं, आपको प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जब आप जितना आपको उधार चुकाना है आप उसको माइनस कर देंगे। तो यही होती है आपकी नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब कि जो भी असेट्स हैं आपके पास उसमें से आप माइनस कर देते हैं आपकी लाइबिलिटीज को, और उससे जो बच के आपके पास आता है उसे आप कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। अब ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव भी होती है या नेगेटिव भी होती है। वो कैसे, जैसे वो है ना कि हमारी जो आमदनी है वो 10 रुपए है और जो हमारी कर्जे हैं वो 5 रुपए हैं, तो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन अगर आपके खर्चे 10 रुपए हो और आपकी आमदनी 5 रुपए हो, तब वहां पे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, ये क्या क्या होती है ये भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इनका जो है वर्सेस टेबल दे रखी है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। अब आता है व्हाई मैनेज वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल है उसको मैनेज क्यों करना जरूरी है, तो इसको मैनेज करना इसीलिए जरूरी है, जब आप इसको मैनेज करते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसे आप बिल को टाइम पे पे कर पाते हैं, इमरजेंसी में कोई लोन नहीं लेना पड़ता आपको, क्योंकि आपने क्या है, पैसे बचा के रखे हुए हैं और आप उस पैसे को आगे की ग्रोथ में भी लगा सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पुअर मैनेजमेंट, अगर आपने पुअर मैनेजमेंट किया अपने वर्किंग कैपिटल का, तो कैश जो है शॉर्टेज आ जाएगी, पैसे कम पड़ जाएंगे आपके पास, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो फेल हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम देखें, मान लीजिए एक बेकरी है, ठीक है, और उस बेकरी को क्या क्या करते हैं, असेट्स में उसके पास है, आपके पास 20,000 रुपए का आटे का स्टॉक है और 10,000 रुपए कैश में है। उनकी लाइबिलिटीज क्या है, कर्जे क्या क्या है, कि उनके पास अनपेड सप्लायर है 15,000 रुपए के, मतलब अभी सप्लायर को 15,000 रुपए देने हैं। तो टोटल असेट्स इनका कितना हो गया, इनका हो गया 30,000 रुपए, और लाइबिलिटीज कितनी हो गई, 15,000, मतलब कि 15,000 रुपये इनके पास अभी भी बचे। इसका मतलब कि ये अपना बिजनेस अच्छे से चला रहे हैं, ये अपने वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल के, कौन कौन सी टाइप्स की वर्किंग कैपिटल होती है। सबसे पहले होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट मतलब मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस, एक बिजनेस को चलाने के लिए जितने पैसों के आपको मिनिमम जितने पैसों की जरूरत पड़ती है उसे आप कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी क्या होती है, एडिशनल कैपिटल, जो आपको जरूरत पड़ रही है सीजनल डिमांड के अकॉर्डिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो क्या है, टेम्परेरी है। ग्रॉस हम पढ़ के आ ही चुके हैं, टोटल सम ऑफ करंट एसेट्स, जितने आपके पास अभी पैसे हैं, जैसे 10 रुपए आपके पास हैं तो वो ग्रॉस हो गया। नेट कितना हो गया, जितने आपके पास
करंट एसेट्स हैं उसमें से माइनस कर दी लायबिलिटीज को, वो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल हो गई। रिजर्व क्या हो गई? एक्स्ट्रा फंड जो आपने साइड में उठा के रख लिया इमरजेंसी के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अब यहाँ पे हमने क्लॉथ स्टोर का दे रखा है, आप बेकरी का भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप कितने हो गए हमारे पास? 5 टाइप के होते हैं वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट है, बहुत ही आसान है, आई होप कि चीजें क्लियर होती हुई चल रही होंगी। अब हम देखते हैं कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या है, जो हमने ऊपर अभी देखा था ना सबसे पहला पॉइंट कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल ये क्या है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है जिसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए हमें इतने पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वो क्या है? हमारे परमानेंट वर्किंग कैपिटल होते हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड इवन इन बैड मंथ्स, मतलब अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तब भी आपको इतने पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। जैसे कि अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, बिल तो जमा करने ही पड़ेंगे, रेंट तो ऑफिस का देना ही पड़ेगा, तो ये क्या है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। जैसे कि एग्जाम्पल भी है कि एक रेस्टोरेंट नीड 1 लाख मंथली फॉर रेंट एंड सैलरीज इवन विद फ्यू कस्टमर, चाहे उनके पास कस्टमर कम आए या ज़्यादा है, उनको एम्प्लॉय की सैलरी और जो रेंट है वो तो मंथली पे करना ही करना है। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल क्या है? कि जब आपको एक्स्ट्रा मनी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बिजी टाइम में। कब कब पड़ती है? सीजनल सेल्स में। ठीक है, मान लिया कोई सीजन के अकॉर्डिंग सेल आई, तब आपको ज़्यादा जो है अपने बल्क में रॉ मटेरियल लेना पड़ा, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत पड़ गई। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बुक शॉप नीड एक्स्ट्रा ₹5 लाख बिफोर एग्जाम सेशंस सीजन। ठीक है, मतलब एग्जाम से पहले पहले उनको क्या करना है? जितनी भी बुक्स हैं, एक्स्ट्रा बुक्स हैं, वो ला के रखनी है ताकि जब बच्चे चीज़ें लेने आए, बुक्स खरीदने आए तो उनके पास अवेलेबल हो। तो ये क्या है? टेम्परेरी, सिर्फ एग्जाम में ही ज़रूरत पड़ेगी, बाकी के टाइम में उनको इतना स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है रिक्वायरमेंट्स क्या है वर्किंग कैपिटल की। हमने वर्किंग कैपिटल देख लिया, टाइप्स देख लिए, रिक्वायरमेंट क्या है? ज़रूरत क्यों है? तो ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि आपको रेगुलर सप्लाई करना होता है रॉ मटेरियल का, इसलिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। टाइमली पेमेंट करना होता है, सैलरी देनी होती है। जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको आपको एफिशिएंटली यूज करना होता है। बिल्डिंग गुडविल, आपको हेल्दी लेवल पे वर्क कैपिटल क्या करता है? हेल्प करता है आपके टाइमली पेमेंट्स में, जिससे कि आपके सप्लायर्स जो होते हैं, क्रेडिटर्स जो होते हैं, वो सब क्या कहते हैं? हैप्पी रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, जिससे आपके कंपनी का रेपुटेशन अच्छा जाता है। अंडर कैपिटलाइजेशंस को आप अवॉइड कर देते हैं अगर आप क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं तो। स्टॉकिंग अप ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, मतलब जब इकोनॉमिक डाउन टर्न आ रहा है तब भी आप क्या करते हैं? अपने स्टॉक को बचा के रखते हैं। इंश्योर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल को आपने अच्छे से मैनेज किया है, आप अच्छे से पे कर पा रहे हैं, सैलरी दे पा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स मंगा पा रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? ट्रस्ट बना रहता है, उन्हें लगता है कि हाँ हमने सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और ये कंपनी जो है ये डूब नहीं रही है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनकी वजह से हमें वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके चलना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।